बीजेपी की एक बैठक हुई। बैठक देहरादून में प्रदेश मुख्यालय में हुई। बैठक का मकसद था यह जानना कि आखिर पार्टी कहां कहां अच्छा प्रदर्शन कर रही है और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी खासतौर पर मेयर वाले कहां कहां निपट सकते हैं, कौन कौन उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। इसके बाद पता चला कि 3 ऐसे क्षेत्र हैं नगर निगम के जहां पर पार्टी की हालत पतली हो गई है और पार्टी की हालत मजबूत हो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो सबकी नजरें देहरादून से दिल्ली और लखनऊ तक दौड़ने लगी। तय हुआ कि पार्टी प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ को बुलाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के 3 नगर निगम क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए आएंगे। वो क्षेत्र कौन कौन से होंगे, क्या है उन 3 नगर निगमों की राजनीति, ये लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के 11 नगर निगमों में 3 नगर निगमों में बीजेपी की हालत थोड़ी सी नाजुक हो गई है। इन 3 नगर निगमों में एक नगर निगम है हल्द्वानी, दूसरा नगर निगम है ऋषिकेश और तीसरा नगर निगम है रुड़की। इन 3 नगर निगमों की राजनीति को प्रभावित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है। तारीख तय होने के बाद हम आपको बताएंगे कि कब कब प्रचार योगी आदित्यनाथ यहां करेंगे। लेकिन हल्द्वानी की राजनीति को अगर हम देखें तो हल्द्वानी में सीधा मुकाबला कांग्रेस के ललित जोशी और गजराज बिष्ट बीजेपी के बीच में है। गजराज बिष्ट की जो समस्याएं थी उस समस्याओं से पार पाकर गजराज बिष्ट ने टिकट तो हासिल कर लिया, लेकिन यहां की राजनीति में 3 नगर निगम शामिल है। हल्द्वानी शहर, कालाढूंगी का बहुत बड़ा हिस्सा और लाल कुआं का भी कुछ हिस्सा। इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में 2 में तो विधायक बीजेपी के ही हैं, लेकिन फिर भी हल्द्वानी शहर का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के खिलाफ रहता है, जिस कारण बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतने में नाकाम रहती है। और कहीं ऐसा ना हो कि इस बार नगर निगम में कुछ ऊटपटांग हो जाए, गच्चा बीजेपी खा जाए। थोड़ा सा तस्वीर समझिए। 2.5 लाख वोटर हैं हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में और लगभग 50,000 मुस्लिम मतदाता हैं जो वनभूलपुरा क्षेत्र में हैं। ये वही वनभूलपुरा क्षेत्र है जहां पर कुछ दंगे जैसी घटनाएं हुई थी, जहां पर अवैध बस्तियों को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने तैयारी की थी और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका दे दिया था। बीजेपी को आशंका है कि अगर 50,000 45,000 मुस्लिम मतदाताओं ने बीजेपी के खिलाफ एक मुश्त वोट दिया तो समस्या बढ़ सकती है। समीकरण एक और बताता हूं। यशपाल आर्य हैं, एक कुमाऊं के बड़े नेता, कांग्रेस के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, हल्द्वानी में अच्छा जनाधार रखते हैं और यशपाल आर्य ने अपनी समझ का प्रयोग करते हुए, अपने राजनीतिक कौशल का प्रयोग करते हुए समाजवादी पार्टी के शोएब अहमद से नामांकन वापस करा लिया। जाहिर सी बात है, स्थानीय स्तर पर यशपाल आर्य और शोएब अहमद की बातचीत हुई और दिल्ली और लखनऊ के स्तर पर भी बातचीत हुई और तय हुआ कि हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी। शोएब अहमद के नाम वापस लेने के बाद बीजेपी की परेशानी बढ़ गई और बीजेपी ने इसी परेशानी से पार पाने के लिए लखनऊ की तरफ देखना उचित समझा कि हिंदू हृदय सम्राट अगर योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी में प्रचार के लिए पहुंचते हैं तो उनकी समस्या थोड़ी सी आसान हो सकती है। और वैसे भी 2022 का विधानसभा चुनाव सीधा उदाहरण है, जब सीट फंसी हुई थी कुछ जगह की तो वहां प्रचार करने के लिए जब योगी आदित्यनाथ आए तो बीजेपी की नैया वो पार लगा गए। इस बार वो नैया पार हल्द्वानी में लगा पाएंगे, ये देखना बाकी है। वैसे हल्द्वानी नगर निगम लंबे समय से बीजेपी के पास रहा है, लेकिन हल्द्वानी शहर की राजनीति करने वाले लोग अक्सर कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव जिता देते हैं। तो ये हल्द्वानी का समीकरण है। ललित जोशी और गजराज बिष्ट 1996-97 से
जब छात्र राजनीति करते थे तब से आमने सामने है। गजराज बिष्ट 1996 में ललित जोशी से छात्र संघ चुनाव हार चुके हैं और इस हार का उन्हें बदला लेना है और इसके लिए जिस प्रकार की भी राजनीति करनी पड़े वो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरा नगर निगम है, बहुत महत्वपूर्ण नगर निगम यह है ऋषिकेश। तीर्थ नगरी, योग नगरी के नाम से ऋषिकेश को जाना जाता है, लेकिन यहां पर बीजेपी की हालत क्यों पतली हो गई, यहां क्यों योगी को बुलाना पड़ रहा है? ये तो लगभग 90-95% आबादी या वोटर्स सीधा सीधा हिंदुओं हैं और जो बीजेपी का वोटर कहा जाता है वो ऋषिकेश का क्षेत्र है। लेकिन यहां पर एक अलग तरीके का समीकरण देखने को मिल रहा है और यहां पर पहाड़ और मैदान की राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने आरक्षित वर्ग की सीट, एससी आरक्षित है ऋषिकेश, उसके लिए शंभू पासवान को टिकट दिया जो मूल रूप से बिहार के हैं। दीपक जाटव जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हैं उसे कांग्रेस ने टिकट दिया और दिनेश मास्टर जी जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गए और मास्टर जी का समर्थन मूल निवास संघर्ष समिति ने कर दिया। और ऐसा बताया जाता है कि ऋषिकेश में लगभग 90-95 हजार मतदाता हैं और इनमें से 50-55% आबादी पहाड़ी क्षेत्रों की है। एक बात आपको और बताऊं, जब 2018 का नगर निगम का चुनाव हो रहा था उस समय त्रिवेंद्र सिंह की तत्कालीन सरकार ने कुछ ऐसे हिस्से नगर निगम में जोड़ दिए थे जो ग्रामीण क्षेत्र थे वो नगर निगम में आ गए थे, वो पहाड़ी आबादी वाले क्षेत्र थे वो नगर निगम में आ गए थे। इससे नगर निगम बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई थी लंबे समय बाद। उससे पहले के लगभग 3 चुनाव लगातार निर्दलीय प्रत्याशी दीप शर्मा जीतते हुए आ रहे थे और बीजेपी ने लंबे समय बाद निर्दलीय प्रत्याशी की राजनीति को खत्म करके अपना झंडा ऋषिकेश नगर निगम में बुलंद किया था। लेकिन इस बार बीजेपी के सामने कांग्रेस से ज्यादा बड़ी चुनौती दिनेश चंद्र मास्टर जी ने पेश कर दी है। दिनेश चंद्र मास्टर जी पहाड़ के रहने वाले हैं, देवप्रयाग के रहने वाले हैं और गढ़वाल के बहुत सारे जो लोग हैं, थिंक टैंक हैं, वो मास्टर जी के पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं। खबर यह भी है कि बीजेपी का बहुत बड़ा धड़ा, अलग अलग धड़ों में से कई धड़े सीधा मास्टर जी को समर्थन कर रहे हैं अंदर अंदर और कांग्रेस के भी बहुत लोग मास्टर जी के समर्थन में आ गए हैं। इसलिए मास्टर जी रेस में बने हुए हैं और बीजेपी की यह परेशानी है। इसीलिए बीजेपी ने ऋषिकेश में पहाड़ी मतदाताओं को लुभाने के लिए योगी आदित्यनाथ को उतारने की तैयारी की है ताकि वो अगर प्रचार करें तो यह मैसेज चला जाए कि हमारे पहाड़ का आदमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और वो मुख्यमंत्री जब अपील करेगा तो पहाड़ का मतदाता बीजेपी के लिए वोट करेगा। अब योगी आदित्यनाथ की इस अपील का ऋषिकेश के पहाड़ी समुदाय पर कितना फर्क पड़ेगा ये तो बात की बात है, लेकिन बीजेपी को मास्टर दिनेश चंद्र मास्टर जी ने, जिसको कहते हैं ना, लोहे के चने चबवा दिए हैं। अब आगे राजनीति की तस्वीर क्या होगी ये अलग विषय है, लेकिन यहां पर बीजेपी थोड़ा सा सख्ते में आ गई और अब इस वजह से उनको योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए बुलाना पड़ रहा है। एक और क्षेत्र है रुड़की। आईआईटी के लिए रुड़की जाना जाता है, लेकिन राजनीतिक रूप से भी रुड़की काफी संवेदनशील है। पिछले 2 नगर निगमों के चुनाव में ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस किसी का प्रत्याशी रुड़की में चुनाव नहीं जीत पाया है। यहां चुनाव दोनों बार निर्दलीय प्रत्याशी ने जीता है। यह बताता है कि जो प्रत्याशी दमदार होगा नगर निगम की राजनीति में वो अपना वर्चस्व दिखा सकता है। यहां पर कांग्रेस की पूजा गुप्ता और बीजेपी की अनीता अग्रवाल के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी श्रेष्ठा राणा हैं। श्रेष्ठा राणा के जो पति हैं यशपाल राणा, वो भी मेयर रह चुके हैं। इस चुनाव में, रुड़की नगर निगम के चुनाव में जो निर्दलीय विधायक हैं उमेश जे कुमार, उनकी भी एंट्री हो गई है। खबर है कि उमेश जे कुमार ने सीधा तौर पर श्रेष्ठा राणा या कह लीजिए यशपाल राणा के परिवार का समर्थन कर दिया है और इससे बीजेपी थोड़ा परेशान है। लगभग 1.5 लाख की आबादी रुड़की नगर निगम क्षेत्र में मतदाताओं की, मतलब मतदाता 1.5 लाख हैं और 45,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। अगर 3 लोगों में
बट जाए, हिंदू वोट बट जाए और मुस्लिम किसी एक आदमी को मिल जाए तो बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। और यह परेशानी इसलिए भी बढ़ती हुई नजर आई है क्योंकि पिछले 2 चुनाव में मेयर के निर्दलीय विधायक ही चुनाव, निर्दलीय उम्मीदवार ही चुनाव जीता है। इसलिए यह वो क्षेत्र है जहां पर योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए बुलाने की तैयारी हो गई है। अगर योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी और रुड़की में आकर ध्रुवीकरण कर दें तो हो सकता है बीजेपी की नैया पार लग जाए। वैसे हल्द्वानी में तो बीजेपी लगातार 2 बार मेयर जीत चुकी है। रुड़की में क्या होगा मालूम नहीं, और पहाड़ी मतदाताओं को ऋषिकेश में योगी आदित्यनाथ लुभा पाएंगे यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। तो देखना यह है कि राजनीति जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे क्या क्या समीकरण दिखाई देते हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले मेरा आग्रह, खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।